हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। दोस्तों यहाँ पर हम आयोग की सीरीज के अंतर्गत आज देखेंगे राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। यानी देखिए, ये अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR यानी नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। अब यहाँ पर हम जो बात करते हैं वो पूरी फैक्ट वाइज बात करते हैं और क्या क्या चीज़ हमें ध्यान रखना है और कौन कौन से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो चीज़ मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दी है। तो बहुत ही शानदार तरीके से हम यहाँ पर समझेंगे पूरे एक एक पॉइंट, और इससे रिलेटेड यदि आपको डाउट है तो वो भी आप यहाँ पर कमेंट में पूछ सकते हो। और बाकी के आयोग देखने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हो। चैनल का जो आइकन बना है उस पर क्लिक करोगे, वैसे ही आपको वहाँ पर ऊपर एक प्लेलिस्ट का फोल्डर दिखाई देगा, वहाँ पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको अन्य प्ले लिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ से आप अन्य वीडियो भी देख सकते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ एक सांविधिक निकाय है। देखिए, सांविधिक निकाय और संवैधानिक निकाय मैंने आपको पहले भी बता दिया था। अब देखिए, सांविधिक निकाय यानी संसदीय अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई है। अब दोस्तों इसके गठन की बात करते हैं तो गठन 5 मार्च 2007 को हुआ था। ये नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का, तो ये बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत हुआ था और केंद्र सरकार द्वारा इसका गठन किया जाता है क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर का आयोग है। अब उसके बाद में इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि यहाँ सुनिश्चित करना कि समस्त विधियों यानी कानून, नीतियों, कार्यक्रमों तथा प्रशासनिक तंत्र बाल अधिकारों के संदर्भ के अनुकूल हो, है ना। तो ये यहाँ पर इसका ये उद्देश्य हो गया है। तो इतना सा हमें सिर्फ उद्देश्य याद रखना है, क्योंकि देखिए नाम से ही हमें यहाँ पर समझ में आ जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण यानी बालकों को संरक्षण देने के लिए यह आयोग का गठन किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर आयु की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए बालक किन्हें माना जाता है हमारे भारत में, तो 0 से 18 वर्ष तक के सभी बालकों को यहाँ पर संरक्षण दिया जाएगा। तो ये आपको अच्छे से कंफर्म कर लेना है। और उसके बाद में यहाँ पर मुख्यालय की बात करते हैं तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नोडल मंत्रालय कौन सा है दोस्तों इसका? तो ये है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ये आपको यहाँ पर अच्छे से बिल्कुल ध्यान रखना है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है, यानी ये इसे दिशा निर्देश भी देता है। उसके बाद में यहाँ पर संरचना की बात करते हैं तो देखिए 7 सदस्यीय आयोग है। यानी कि अगर पूछा जाए कि कुल कितने सदस्यीय आयोग है तो 7 सदस्यीय आयोग है। और यहाँ पर इसमें एक अध्यक्ष प्लस 6 सदस्य होते हैं और उसमें से 2 महिला होना अनिवार्य है। यानी कि जो 6 सदस्य हैं उसमें से 2 महिला होना अनिवार्य है, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद में एक सदस्य सचिव होता है। आप जितने भी आयोग देखोगे हमने सब में एक सदस्य सचिव देखा था, यानी कि एक सचिव होता ही है। तो जो सचिव होता है वो अध्यक्ष और सदस्य में नहीं गिना जाता है, ये स्पेशली ये अलग ही होता है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि जो अध्यक्ष होगा तो उसके लिए क्या योग्यता है। तो अध्यक्ष के लिए योग्यता है कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हो जिसने बच्चों के कल्याण हेतु असाधारण कार्य किए हों। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, यानी कि बालकों के कल्याण हेतु उसने कुछ भी कार्य किए हों तो वहां इसका अध्यक्ष नियुक्त हो सकता है। और नियुक्त कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। अब दोस्तों सदस्य, अब जो बाकी के जो 6 सदस्य हैं जिनमें हमने अभी देखा था कि 2 महिला होना अनिवार्य है, अब उन्हें क्या क्या यहाँ पर योग्यता, उनके लिए क्या क्या योग्यता रखी गई है। एक सदस्य ऐसा होगा जिसे शिक्षा से संबंधित ज्ञान हो, दूसरा होगा बाल स्वास्थ्य से, फिर बाल श्रम और या फिर बच्चों के तनाव का उन्मूलन से संबंधित ज्ञान हो, या और बाल मनोविज्ञान से संबंधित ज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान से संबंधित ज्ञान हो, या बच्चों से संबंधित कानून का ज्ञान हो। तो दोस्तों इस प्रकार के यहाँ पर 6 सदस्य चुने जाते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर कुछ शॉर्ट में लिखने का प्रयास किया है, क्योंकि देखिए लास्ट टाइम में जब रिविजन करना रहता है तो हम मतलब ज़्यादा जो पैराग्राफ में रहते हैं तो वो हमें यहाँ पर ध्यान नहीं होते। अब इसमें क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर मेन चीज़ें हाईलाइट की गई है तो इसमें हमारी डायरेक्ट नज़र पड़ती है, तो डायरेक्ट यहाँ पर याद कर लेते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखने का थोड़ा प्रयास किया है। और दोस्तों ये क्या मैंने जैसे कि अलग अलग बुक और अलग अलग चैनलों से यानी यूट्यूब चैनल से मिलाकर इकट्ठा करके मैंने यहाँ पर पॉइंट ऐड किए हैं, यानी जो जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा है वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। अब दोस्तों नियुक्ति की बात करते हैं तो नियुक्ति जो अध्यक्ष होता है उसका केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति की जाएगी। और देखिए यहाँ पर स्पेशली जो अध्यक्ष होता है उसके लिए 3 सदस्य समिति की यहाँ पर सिफारिश के आधार पर अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। बाकी जो सदस्य होंगे वो केंद्र सरकार द्वारा सीधे डायरेक्ट नियुक्त किए जाएंगे, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद में अब दोस्तों जो समिति होगी, अब वो समिति में जो अध्यक्ष होगा, अब समिति की बात कर रहे हैं, समिति में जो अध्यक्ष होगा तो 3 सदस्यीय समिति है जिसमें से क्या होगा, एक अध्यक्ष होगा, 2 सदस्य होंगे। तो दोस्तों जो एक अध्यक्ष होगा वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रभावी मंत्री होगा।
ठीक है। और जो दो अन्य सदस्य होंगे दोस्तों, यहाँ पर दो अन्य सदस्य हैं, तो वो कौन होंगे, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त करेगी, यानी केंद्र सरकार जिसे भी नियुक्त करेगी वो यहाँ पर 2 सदस्य आ जाएंगे। तो ये 3 सदस्य समिति बन जाएगी और ये अध्यक्ष की नियुक्ति करेगी, ना कि सदस्य की। ठीक है दोस्तों, केवल अध्यक्ष के लिए है ये। और अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कार्यकाल की। अब देखिए यहाँ पर आपको अध्यक्ष और सदस्य दोनों का अलग अलग कार्यकाल यहाँ पर ध्यान रखना है। तो दोस्तों अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष से 65 वर्ष है, जो भी पहले यहाँ पर लागू हो। और दोस्तों जो सदस्य है उनका कार्यकाल क्या है, 3 वर्ष से 60 वर्ष, जो भी पहले लागू हो। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यानी इधर तो 3 वर्ष है और इधर यहाँ पर जो इनकी अधिकतम है वो क्या है, 65 वर्ष है। यानी कि अगर 65 वर्ष की ये आयु पूर्ण कर लेते हैं तो ये यहाँ से रिटायर हो जाएंगे। और दोस्तों एक चीज विशेष बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि अध्यक्ष प्लस सदस्य पुनः नियुक्ति के पात्र होंगे, लेकिन 2 पदावधियों से अधिक नहीं होंगे। अधिकतर आयोग आप देखोगे जिनका भी 3 वर्ष का कार्यकाल है दोस्तों, तो वहां पर क्या है, दो पदावधि के लिए वहां पर नियुक्ति होते हैं, यानी पुनः नियुक्ति के पात्र वो होते हैं। जहां पर कम कार्यकाल रहता है, क्योंकि कम कार्यकाल बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है और वो उनके कार्य यहाँ पर ठीक से तरीके से नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो पुनः नियुक्ति के पात्र भी होते हैं। और जहां पर जैसे कि 5 वर्ष या 6 वर्ष का जो कार्यकाल रहता है, तो वहां पर पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। ये सिर्फ एक आइडिया के हिसाब से हम समझ सकते हैं, यानी कि हर आयोग में ऐसा नहीं होता है। बाकी अधिकतर आयोग में यदि कार्यकाल कम है तो वो पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ लेना है। और दोस्तों यहाँ पर लेकिन 2 पदावधियों से अधिक नहीं, यानी कि ये 2 पदावधि तक नियुक्त हो सकते हैं और तीसरी पदावधि के लिए ये अमान्य होंगे, यानी कि फिर ये नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। अब दोस्तों जो त्याग पत्र है, देखिए हमें हर आयोग में क्या तैयार करना है कि उसका गठन किस प्रकार से हुआ, किस अधिनियम के तहत हुआ है, उसकी संरचना कैसी है, उसका कार्यकाल कितना है, त्याग पत्र कैसा है, उसे नियुक्त कौन करेगा, पद से कौन हटाएगा, वेतन भत्ते, प्रतिमान शक्तियां, है ना, प्रतिवेदन हो गया, प्रतिवेदन शक्तियां और कार्य, ये सब हमें हर आयोग में करना है। और 2-3 चीजें और है, जैसे कि प्रथम अध्यक्ष कौन था, अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, बस ये इतना ही हमें हर आयोग में तैयार करना है दोस्तों। बाकी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में कुछ आयोग के कुछ विशेष बातें रहती हैं, तो वो अलग से तैयार करना है। अब दोस्तों यहाँ पर त्याग पत्र की बात करते हैं, तो ये केंद्र सरकार ही नियुक्त करेगी और केंद्र सरकार को ही त्याग पत्र देंगे। अब पद रिक्त होने पर 90 दिन के अंदर नई नियुक्ति शेष कार्यकाल के लिए होगी। देखिए ये ऐसा है कि अगर आकस्मिक निधन हो जाता है किसी अध्यक्ष या सदस्य का, या फिर पद वो छोड़ देते हैं या फिर त्यागपत्र दे देते हैं, तो 90 दिन के अंदर नई नियुक्ति होगी। और अब जितना जो कार्यकाल बचा है, तो शेष कार्यकाल के लिए वो अध्यक्ष और सदस्य चुने जाएंगे, ना कि फिर से 3 वर्ष के लिए चुने जाएंगे। यानी कि अगर उन्होंने 2 वर्ष कार्य कर लिया है और फिर उन्होंने त्याग पत्र दे दिया है, तो अब बचा कितना कार्यकाल, 1 वर्ष का बचा है। तो अगला जो अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त होगा वो शेष कार्यकाल यानी 1 वर्ष के लिए नियुक्त होगा, ना कि 3 वर्ष के लिए। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर पद से हटाना, तो पद से कौन हटा सकती है, वो भी केंद्र सरकार निम्न आधारों पर। अब आधार तो देखिए हमने अभी तक जितने भी आयोग हैं यहाँ पर पढ़ते आए हैं, तो सब में यही आधार हमने देखा है। बाकी आपको 2 आयोग अच्छे से स्पेशली तरीके से याद रखना है, एक तो महिला आयोग और एक ये हो गया हमारा बाल अधिकार संरक्षण आयोग। यहाँ पर 3 बैठकों का यहाँ पर प्रावधान है, यानी कि 3 बैठक में लगातार अगर अनुपस्थित रहता है, यानी 3 बैठक में लगातार की बात हो रही है, ना कि 3 बैठक की, 3 बैठक में लगातार यहाँ पर अगर अनुपस्थित रहता है तो भी यहाँ पर केंद्र सरकार हटा सकती है। और ये तो हमने हर आयोग में देखें कि साबित कदाचार, असमर्थता, दिवालिया, विकृत चेत, नैतिक अधमता का अपराध उसने किया हो, तो भी केंद्र सरकार यहाँ पर हटा सकती है। अब दोस्तों 2 अधिवेशनों के मध्य 3 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, यानी कि इनके जो भी अधिवेशन होते हैं, तो ये हम मान सकते हैं कि मान लो कि प्रत्येक महीने होते हैं, तो प्रत्येक महीने यदि होते हैं तो साल में 12 बार होंगे अधिवेशन। और 3 महीने जैसे कि 3 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर मान लो 4-5 महीने अगर उनका अधिवेशन ही नहीं हुआ तो इतना अंतर नहीं चलेगा। यहाँ पर 3 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, यानी 2 बैठकों में। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये आपको ध्यान रखना है। अब वेतन भत्ते की बात करते हैं, तो देखिए केंद्र सरकार द्वारा ही निर्धारित होते हैं, तो ये बहुत ही सिंपल आयोग है दोस्तों, तो ये आपको आसानी से याद रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सारा कार्य केंद्र सरकार ही कर रही है, तो इसमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। देखिए जितने भी आयोग हैं वहां पर अध्यक्ष और सदस्य जितने भी हैं, तो एक पॉइंट तो आपको हमेशा ध्यान ही रखना है कि अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा, यानी नियुक्ति के बाद उनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा, उनके वेतन भत्ते में किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती है। उसके बाद में यहाँ पर प्रतिवेदन किसे देंगे, यहाँ पर ये केंद्र या राज्य सरकार को सौंपेंगे, यानी कि अगर केंद्र से संबंधित कोई सी चीजें हैं तो वो केंद्र सरकार को सौंपेंगे, और राज्य संबंधित हैं तो राज्य सरकार को यहाँ पर सौंपेंगे। और दोस्तों यहाँ पर शक्ति किस प्रकार की है, तो ये दीवानी न्यायालय की यहाँ पर शक्ति है। अब दोस्तों यहाँ पर कार्य की बात कर लेते हैं, तो देखिए कार्य में क्या है,
देखिए नाम क्या है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो यानी बालकों से संबंधित ही कुछ कानून होंगे या फिर कुछ प्रावधान होंगे तो उससे संबंधित ये कार्य करेगा। तो दोस्तों पहला कार्य है कि बाल अधिकार संरक्षण संबंधी कानूनों की समीक्षा करना। दूसरा है बाल अधिकार संबंधी कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिश करना और बाल अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना कि और नए नए तरीके क्या किए जा सकते हैं, किस प्रकार से बाल सुधार बंदी गृह को ठीक किया जा सकता है और किस प्रकार से बालकों को शिक्षा के प्रति प्रेरित किया जा सकता है। इस प्रकार से यानी अच्छी अच्छी बातें सीखने के लिए उन्हें प्रेरित किया जा सकता है। उसके बाद में बाल अधिकार के संबंध में जागरूकता फैलाना। उसके बाद में किशोर संग्रहण गृहों का दौरा कर उनकी समीक्षा करना, जो भी किशोर बंदी गृह हैं तो वहां पर भी समीक्षा करना। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ तथ्य लिखे हैं, यानी पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस। तो सबसे पहली बार यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस की जो थीम है वो कहाँ से आई है, वो 20 नवंबर 1954 में एक मतलब कि एक सम्मेलन हुआ था वहां से, यानी कि 20 नवंबर 1954 में हुआ था। इसी कारण 20 नवंबर को बाल अधिकार दिवस मनाया जाता है। अब दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकार अभिसमय को कब अपनाया था, ये 1990 में अपनाया था। और भारत ने हस्ताक्षर कब किए थे, तो भारत ने 1992 में हस्ताक्षर किए थे, यानी कि 2 साल बाद। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि 196 राष्ट्रों ने अभी तक इस पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब दोस्तों यहाँ पर 20 नवंबर को बाल अधिकार दिवस मनाया जाता है, तो ये पूरे विश्व में मनाया जाता है। बाल अधिकार जो दिवस है वो पूरे विश्व में मनाया जाता है। बाकी भारत में मनाने की प्रथा कब से स्टार्ट हुई है, 1992 से 20 नवंबर को मनाया जाता है। अब दोस्तों जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है तो उसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, शांता सिन्हा, जो कि 2007 से 2010 तक रहे थे, यानी कि इन्होंने अपना जो कार्यकाल है वो पूर्ण किया था। अभी वर्तमान के अध्यक्ष की बात करते हैं तो प्रियंक कानूनगो। ठीक है दोस्तों। अब हम इसी वीडियो में देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग, देखिए ये पूरा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और ये मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग पूरा बिल्कुल सेम टू सेम है। यहाँ पर बस थोड़ा सा अंतर है, वो हम मैंने यहाँ पर लिख दी है, ज्यादा बड़ा नहीं है ये। दोस्तों स्थापना की बात करते हैं तो देखिए ये इसकी जो स्थापना है वो कब हुई है, 22 दिसंबर 2007 को। और ये इसका भी जो एक्ट है वो वही वाला एक्ट है, यानी बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। ठीक है दोस्तों। और इसकी जो स्थापना है वो कौन करेगी, केंद्र सरकार करेगी, और राज्य में केंद्र सरकार और राष्ट्र में कौन करेगी, वो देखिए राज्य में राज्य सरकार और केंद्र में कौन करेगी दोस्तों, केंद्र सरकार। ठीक है। अब इसका मुख्यालय की बात करते हैं तो मुख्यालय कहाँ है, भोपाल में है। संरचना की बात करते हैं, देखिए संरचना भी बिल्कुल सेम टू सेम है, पूरा कोई भी इसमें अंतर नहीं है। बाकी यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पर एक उप सचिव भी होता है। अब दोस्तों एक अध्यक्ष प्लस 6 सदस्य होंगे, जिसमें से 2 महिला होना अनिवार्य है। अब यहाँ पर एक सचिव और एक उप सचिव भी होगा। अब नियुक्ति कौन करेगी, राज्य सरकार करेगी। पदावधि भी बिल्कुल सेम है, अध्यक्ष की 3 वर्ष से 65 वर्ष, सदस्य की 3 वर्ष से 60 वर्ष। उसके बाद में यहाँ पर त्याग पत्र राज्य सरकार को देंगे। अध्यक्ष और सदस्य 2 पदावधि से अधिक का पद धारण नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम है, पूरा आयोग बिल्कुल सेम टू सेम है। यहाँ पर बस केंद्र की जगह आप राज्य कर लीजिएगा तो आपका ये आयोग भी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में पद से मुक्ति राज्य सरकार द्वारा, यानी पद से कौन हटा सकते हैं, तो राज्य सरकार। तो ये भी आधार राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग में दिए हैं, वही आधार है यहीं पर। उसके बाद में वेतन भत्ते राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होंगे, वार्षिक रिपोर्ट भी राज्य सरकार को ही सौंपेंगे, अनुदान भी राज्य सरकार ही देगी और नियम कुछ मामलों में राज्य सरकार बना सकती है। बाकी यहाँ पर आयोग को भी शक्ति दी गई है, वो भी अपने नियम थोड़े से कुछ बना सकता है, बाकी कुछ मामलों में यहाँ पर राज्य सरकार नियम बनाएगी। और दोस्तों यहाँ पर वर्तमान अध्यक्ष की बात करते हैं तो राघवेंद्र शर्मा इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। अब दोस्तों यहाँ पर इसका जो प्रथम अध्यक्ष हैं तो उनका नाम नहीं मिला है, और मैंने भी मतलब बहुत जगह चेक किया है तो इसका नाम नहीं मिला है, तो ये आप सिर्फ वर्तमान अध्यक्ष याद रखोगे। देखिए जो विवादित क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर इसके वर्तमान जैसे कि प्रथम अध्यक्ष का यदि नाम नहीं मिल रहा है तो वो नहीं पूछा जाएगा, और अगर आपको कहीं मिल भी जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पर यह आयोग कंप्लीट हो गया है, और बाकी के आयोग भी हम जल्दी से जल्दी लाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, और आप हमारे चैनल के साथ बन सकते हो। यहाँ पर हम विशेष प्रकार की सीरीज चलाते हैं, जैसे कि एमपी जी के हैंड रिटन नोट्स से कर रहे हैं, और बाकी आयोग के सीरीज की प्लेलिस्ट बनी है तो वो भी आप देख सकते हो। उसके बाद में हम स्पोर्ट का भी कर रहे हैं, स्पोर्ट को बिल्कुल स्टैटिक और करंट अफेयर दोनों टाइप से हम यहाँ पर समझा रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है वो आप बता सकते हो, और इससे संबंधित यदि कोई भी डाउट है वो भी आप बता सकते हो। अब मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में।